स्वागत है आपका फिर एक बार आज की नई कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसका हिंदी रूपांतरण एक सुंदर सफ़ेद घोड़े का ग्रीष्मकाल आज लेकर के मैं फिर आया हूँ, जिसके राइटर विलियम सायरन जी हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन किया है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना जैसा था। मेरा चचेरा भाई, जिसका नाम मुराद था, जिसे सभी परिचित लोग सनकी या पागल कहा करते थे, केवल मैं ही नहीं कहता था। मेरे घर प्रातः 4 बजे आया। उसने मुझे जगाया। मेरे कमरे की खिड़की पर उसने हाथ से थपथपाया और बोला, ऐरम। मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी प्रातः नहीं हुआ था, पर ग्रीष्म ऋतु थी और भोर कुछ मिनटों बाद होने ही वाला था। संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर लेता कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। मैंने खिड़की के बाहर सर निकाला और आंखें मली। हाँ हाँ, उसने अर्मेनिया की भाषा में कहा, यह घोड़ा है। तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो। ये तुम सवारी करना चाहते हो, सवारी का मज़ा लेना चाहते हो, तो जल्दी अपनी नींद से बाहर उठो, कमरे से बाहर आओ, हम लोग घुड़सवारी करने चलते हैं। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से टपकते हैं। पर इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था। पहली बार मेरी सबसे पुरानी स्मृति जो घोड़े से जुड़ी हुई थी और मेरी पहली तमन्ना भी घोड़े की सवारी करनी ही थी। यह एक विस्मयकारी बात थी। दूसरी बात, हम लोग निर्धन थे, हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे अंदर इस समय क्षमता नहीं थी कि हम घोड़े को खरीद करके उस पर घुड़सवारी कर सकें। यह वो कारण था जो मुझे अपनी आँख पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा न था, हमारा सारा कबीला भी गरीबी से ग्रस्त हो गया था। गरोखलेनियन परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यास्पद निर्धनता में रह रही थी। कोई भी समझ नहीं पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था। परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी जब हमारा परिवार, हमारे कबीले जगत का सर्वश्रेष्ठ संपन्न परिवार होता था। हम लोगों को गर्व पहले था, हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी, और इसके बाद हम लोग उचित और अनुचित या सही और गलत में विश्वास करते थे। हमें से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर की थी। अतः यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था, इतना शानदार, यद्यपि मुझे इसकी गंध आ रही थी जो इतनी प्यारी थी, यद्यपि मैं इसकी सांस की आवाज़ सुन रहा था जो इतनी उत्तेजक थी, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह घोड़ा मुराद का है। अतः मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का है, मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नींद में अथवा जगा हुआ किसी भी स्थिति में यह असंभव था, क्योंकि मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो नहीं है, और यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं तो उसे अवश्य ही चुराया होगा, और चोरी करने की बात मेरे जहन में बैठ नहीं रही थी। मैं घबराया हुआ था। घरों परिवार का कोई सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था। मैं पहले तो भाई की तरफ घूरता रहा, फिर मैंने घोड़े की तरफ अपनी आंखें टिका ली। दोनों में एक प्रकार का पावन निश्चलता और हास्यमयता भरी हुई थी, जिससे एक ओर तो मुझे खुशी और दूसरी ओर भय भी लग रहा था। मुराद, मैंने बोला, यह घोड़ा तुम कहाँ से लाए हो? ये घोड़ा तुम कहाँ से चुराए हो? खिड़की से बाहर छलांग लगाओ। वह बोला, यदि इस पर सवारी करना चाहते हो तो।
उस समय यह सच था, उसने घोड़ा चुराया था। इस बात में कोई शंका नहीं थी। वह मुझे उस पर सवारी करने के लिए बुलाने आया था। खैर, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज़ जैसे धन चुराने जैसा नहीं होता है। यहाँ तक मेरी जानकारी है, यह शायद चोरी ही नहीं थी। यदि आप घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन रखते हैं जितना मुराद तथा मुझ में था, तो उसे चोरी नहीं कह सकते हैं। वह चोरी तब बन जाएगी जब हम उस घोड़े को बाज़ार में बेच आएंगे, और हम ऐसा कभी करने वाले नहीं थे। मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैं बोला। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन जल्दी करो। मैंने झपट कर कपड़े पहने। मैंने आंगन में छलांग लगाई तथा भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उन दिनों हम नगर वालनट टाउन की सीमा पर रहा करते थे। हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। अंगूर तथा केलों के बाग, सिंचाई के लिए बने गड्ढे तथा देहाती सड़कें भी थी। 3 मिनट से कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। हवा में ताजगी थी, सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। घोड़े के दौड़ने की अनुभूति भी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा भाई मुराद, जिसका परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में गिना जाता था, गाने लगता है। मेरा कहने का मतलब, वह गरजने लगता है। हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं से बनी होती है। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभिमानी वंशज था। उससे पूर्व हमारे अंकल खोसरोव थे, जो भारी डील डॉल वाले व्यक्ति थे। सर पर काले बाल थे तथा सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूँछों वाले व्यक्ति थे। उनका क्रोध बहुत भीषण था। वह इतने चिड़चिड़े तथा बेसब्री वाले व्यक्ति थे कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। वह यही बोलते थे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। का बेटा आरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, जहां उसके पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर पर आग लग गई है पिताजी। खोसरो कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े। कोई डर की बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, पर बालक कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। इस पर खोसरोव दहाड़े, काफ़ी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं कह जो रहा हूँ ना। मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे, जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी नहीं थे। यह था हमारे कबीले का हाल। व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर उसका यह अर्थ नहीं होता है कि उसकी मनोवृत्ति का भी जनक होता है। हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का वितरण शुरू से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म का था। हमने सवारी की तथा मेरे भाई ने गाने भी गाए। ये सब पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण में हैं, पुराने गांव में हैं, जहां के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं। हमने घोड़े के दौड़ने की पूरी छूट दे रखी थी। घोड़ा अपनी क्षमता के अनुसार अपनी स्पीड से दौड़ रहा था। अंत में मुराद बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूँगा। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने को मौका दोगे ना? मैंने पूछा। या तो घोड़े की इच्छा पर डिपेंड करता है, मेरा भाई बोला। उतर जाओ, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। मैंने कहा, देखा जाएगा, वह बोला। यह मत भूलो कि मुझे घोड़े को काबू करना आता है। अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। वह बोला, अब उतर भी जाओ यार। ठीक है, मैं बोला, पर याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का अवसर देना होगा। मैं उतर गया और मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया, बची रे दौड़। घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ चला। बहुत प्यारा लग रहा था। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया। उस गड्ढे को भी पार किया तथा 5 मिनट बाद पानी से तर लौट आया। सूर्य प्रकाश में ऊपर उठ रहा था। अब सवारी करने की बारी मेरी थी। मैं बोला, मुराद घोड़े से उतर गया। लो, करो सवारी, वह बोला।
मैं घोड़े के पीठ पर उछल कर बैठ गया और एक क्षण के लिए बहुत भयभीत मैंने महसूस किया। घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। इसे एड़ी से ठोकर मारो, मेरा भाई मुराद बोला। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस भी तो ले जाना है, लोगों के जग जाने से पहले ही। मैंने घोड़े की मांसपेशियों को ठोकर लगाई। पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा, फिर उसने दौड़ शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने के बजाय घोड़ा सड़क की डिकरन हलाबियन अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर के बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। जब उसने 7 बेलों को रौंद दिया, मैं गिर गया। फिर वह दौड़ रहा था। मुराद सड़क पर भागा और मेरे पास आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, वह चीखा। हमें घोड़े को पकड़ लेना ज़रूरी है। तुम इस ओर जाओ, मैं दूसरी ओर जाता हूँ। यदि घोड़ा मिल जाए तो नम्रता से पेश आना, मैं पास ही रहूँगा। मैं सड़क पर भाग चला। मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर चला गया। उसे घोड़ा खोजने में तथा लाने में कोई आधा घंटा लग गया था। ठीक है, वह बोला, अब इस पर सवार हो जाओ। सारी दुनिया जग चुकी है, हम लोग अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। वह बोला, हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे अथवा कल प्रातः तक इसे कहीं छिपा देंगे। उसकी आवाज़ में कोई घबराहट न थी। मैं जानता था कि वह उसे छिपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा। कम से कम कुछ समय तक तो नहीं पहुंचाएगा। हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे ऐसा स्थान पता है, वह बोला। तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया था? मैंने पूछा। उसे सहसा याद आ गया कि वह प्रातः घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा था, पर मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था कि मुझे सवारी करने में कितनी तीव्र इच्छा है। किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? वह बोला। अच्छा ये बताओ। मैं बोला कि कितने दिनों से तुम प्रातः घुड़सवारी करते रहे हो? आधी सवारी की है, वह बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो ना? मैंने कहा। नहीं, कतई नहीं, वो बोला। पर यदि तुम यह करना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े न जाएं, तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। तुम यही जानते हो, हमने आज प्रातः ही सवारी की है। ठीक है, मैंने कह दिया। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया, जो कभी एक किसान फतवाजिया हुआ करता था। उस खत्ती में कुछ जई तथा लहसुन घाट लगे थे। फिर हम घर को लौट आए। यह काम आसान नहीं था। वह बोला कि घोड़े को इतना सीधा बना दिया जाए। प्रारंभ में वह जंगलीपन बेलगाम से दौड़ना चाहता था, पर जैसा मैंने बताया, मैं घोड़े को सुधारना चाहता हूँ। मैं उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। घोड़े मेरी बात समझते हैं। तुम ऐसा किस प्रकार से कह लेते हो? मैंने कहा। मेरे घोड़े के साथ एक समझौता है, वह बोला। पर वह समझौता किस प्रकार का है? मैंने कहा। सीधा सरल तथा ईमानदारी पूर्ण, वह बोला। मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर पाता। तुम अभी छोटे हो, वह बोला। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें घोड़े को सीधा करना आ जाएगा। मैं घर गया तथा मैंने छक्कर नाश्ता किया। उस शाम अंकल खुसरो मेरे घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने आए। वो बैठक में काफ़ी देर तक सिगरेट पीते रहे। वह पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक अन्य आगंतुक आ गए, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था। आर्सीनिया वासी था। उसने अकेलापन के कारण आर्सीनिया की भाषा बोलना सीख लिया था। मेरी माँ उस आगंतुक के लिए कॉफ़ी तथा तंबाकू ले आई। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफ़ी की चुस्की ली, सिगरेट पिया। फिर उदास होकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे अंकल खुसरो बहुत नाराज़ हो गए और चिल्लाए, कोई बात नहीं, एक घोड़ा खो गया तो क्या हुआ? हम सब ने स्वदेश नहीं खो दिया है। घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों? या तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए, जॉन बायरो बोला। पर मेरी गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना गाड़ी किस काम की है? उस पर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खुसरो ने दहाड़ कर कहा। मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आ पाया हूँ।
जॉन बायरो ने कहा। तुम्हारे पास टांगे तो हैं? मेरे अंकल चिल्लाए। मेरी बाईं टांग में दर्द है, किसान बोला। मत ध्यान दो, मेरे अंकल दहाड़ करके बोले। उस घोड़े के मैंने $60 दिए थे, किसान बोला। मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे अंकल ने कहा। वह उठ खड़े हुए तथा लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकल गए। पर्दे का दरवाज़ा उन्होंने धड़ाके से बंद कर दिया। मेरी माँ ने मामला साफ कर दिया। उनका दिल बहुत विनम्र है। वह बोली, बात साधारण सी है, तुम्हें घर की याद सता रही है और वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। किसान चला गया तथा मैं अपने भाई मुराद के घर भाग कर गया। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। एक छोटे रॉबिन पक्षी के चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहे थे, जो उड़ नहीं सकता था। वह पक्षी से बात कर रहे थे। यह क्या है? वह बोले, किसान जॉन बायरो। मैंने बताया, वो हमारे घर आए थे। वह अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। तुम घोड़े का 1 माह से चुराकर अपने घर में रखे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़े को तब तक लौटाओगे नहीं जब तक मैं सवारी करना सीख नहीं लेता। तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा मेरे भाई, मुराद बोला। तो तुम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख लो, मैंने कहा। मुराद उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? वह चीखा। क्या तुम घरों लेनिन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, वह बोला। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार अलग अलग लगभग गिर गया था, पर अंत में उड़ गया, ऊपर और नीचे लड़खड़ाते हुए। हर प्रातः 2 सप्ताह तक मुराद और मैं घोड़े को वीरान खत्ती से बाहर निकालने तथा सवारी करते थे। और हम प्रातः घोड़ा जब मेरी अकेली सवारी करने वाली बात होती, अंगूर के बेल पर उछल कूद करता और मुझे गिराकर भाग जाता। फिर भी मैं आशा करता रहा कि कभी तो मैं भी मुराद की भांति घुड़सवारी करना सीख लूँगा। एक सुबह जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर बगीचे की ओर जा रहे थे, हमारी भेंट किसान जॉन बायरो से हो गई, जो नगर की ओर जा रहा था। लो, मैं बात करता हूँ, मुराद ने कहा। किसानों से बात करने का हुनर मुझ में है। सुप्रभात जॉन बायरो, मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़ों को उत्सुकता से परखा। सुप्रभात मेरे मित्र के बेटे, वह बोला। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरा दिल, मुराद ने आर्मीनिया की भाषा में बताया। प्यारा नाम है इस घोड़े का, जॉन बायरो ने कहा। मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पूर्व चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख लूँ? अवश्य, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह में झांका। एकदम वही दांत, वह शपथ के साथ कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता, तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, यह बात मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े के जुड़वा है। संदेह युक्त व्यक्ति तो मैंने अपनी आँख पे हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करना सीखा है। शुभ दिन मेरे युवा मित्रों। गुड डे जॉन बायरो, मुराद ने कहा। दूसरी प्रातः तड़के ही हम घोड़े को जॉन बायरो के बगीचे में ले गए तथा खलिहान में बांध आए। ने बिना भौंके हमारा पीछा किया। कुत्ते, मैंने धीरे से मुराद की ओर बोलकर कहा। मैंने तो सोचा था कि वे भौंकेंगे। वे कुत्ते कोई अन्य व्यक्ति होता तो अवश्य भौंकते, मुराद बोला। पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन पर डाली, अपनी नाक घोड़े के थोथुन पर रख दी, उसे थपकी दी तथा फिर हम लोग चले आए। उस शाम जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए तथा मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया जो खो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। घोड़ा पहले की अपेक्षा ताकतवर हो गया है, उसका स्वभाव भी बेहतर हो गया है। मैं परमात्मा का आभारी हूँ। मेरे अंकल खुसरो जो बैठक में बैठे हुए थे चिढ़ गए और चिल्ला करके बोले, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है। अब उस पर बात क्यों कर रहे हो? अब उस बात को भूल जाओ।
सो गाइस, ये था आज की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम।